कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर जो कंडक्टर होता है उसका बिहेवियर किस तरीके का होता है। कुछ हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो कि कंडक्टर की होती हैं जब भी किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में उसको रखा जाता है। नंबर 1, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो व्हेन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो होता है इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर, यानी कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड जो होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। जब वो कहां रखा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर। देखो ध्यान से समझते हैं, जैसे कि मान लो ये हमारा एक्सटर्नल फील्ड है, ये हमारा एक्सटर्नल फील्ड है, इधर नेगेटिव हो गया, इधर पॉजिटिव मान लो, इधर पॉजिटिव हो गया और इधर नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब देखो होगा क्या, पॉजिटिव यहां पे जितने भी चार्जेस होंगे उनको क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी सारे के सारे पॉजिटिव आ जाएंगे इस तरफ, सारे के सारे पॉजिटिव आ जाएंगे इस तरफ, और जो ये नेगेटिव है वो नेगेटिव इस तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव की तरफ तो नेगेटिव आ जाएंगे इस तरफ। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि एक तो डायरेक्शन हो गया इस तरफ, और एक कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरफ हो गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे मान लेता हूं कुछ भी ई, और एक अंदर का इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेता हूं ई आई। तो आप देख पा रहे हो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, बाहर वाला, यानी कि जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, एक अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, इंड्यूस हो गया एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से कैंसिल आउट कर देंगे, और इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसीलिए बोला नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर, यानी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। बिल्कुल क्लियर है, काफी सिंपल है, वन बाय वन डिस्कस करते हुए चलते हैं। नेक्स्ट, जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। याद रखना कि आउटसाइड जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। अगर कोई सरफेस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटसाइड, वो कैसा होगा, इसके नॉर्मल होगा, यानी परपेंडिकुलर होगा। कैसा होगा मेरे भाई, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इन्होंने बोली सेकंड प्रॉपर्टी कि जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस, यानी सरफेस के कैसा होता है, नॉर्मल होता है। कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज जीरो एंड एनी एक्सेस चार्ज रिसाइड एट इट्स सरफेस, यानी जो नेट चार्ज होता है इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर वो जीरो होता है। नेट चार्ज क्या होता है मेरे भाई, जीरो। कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर जो आपको नेट चार्ज मिलेगा वो कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा, यानी जो क्यू की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, जीरो होगी। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, जीरो था, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, तो हमारा जो चार्ज है वो भी कितना होगा, जीरो होगा। अगर आपको समझना है तो आपके पास एक फॉर्मूला था फाई इक्वल्स टू, आपने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, एक ये था, और एक था फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो फाई भी जीरो हो जाएगा। जब फाई जीरो होगा तो चार्ज भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस बेहाफ पे हम कह सकते हैं कि जो नेट चार्ज होता है इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज जीरो एंड एनी एक्सेस चार्ज रिसाइड एट इट्स सरफेस। जो भी एक्सटर्नल चार्ज होता है, एक्स्ट्रा चार्ज होता है, एक्सेस चार्ज होता है, वो इसके सरफेस पे आ जाता है। कहां आ जाता है, सरफेस, यानी यहां पर अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता। क्लियर है, थर्ड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। सरफेस ऑफ कंडक्टर के विद इन पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। क्या मैं कह सकता हूं इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। इस बात को कैसे समझ सकते हैं, इस बात को कैसे समझ सकते हैं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि dv बाई dr इज इक्वल टू ई पढ़ा था, याद है कि नहीं, माइनस dv अपॉन dr इक्वल टू ई पढ़ा था। अगर ई जीरो है, अगर ई जीरो है तो यानी जो dv है, dv यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो डीवी जीरो होगा। डीवी जीरो होने का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने का मतलब क्या है कि दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल सेम है। खुद बताओ ना, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। अगर इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं। दोनों सेम पोटेंशियल पे, तभी तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, जीरो है। तो यहां से पता चल गया कि पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, यानी सरफेस ऑफ कंडक्टर पे और उसके अंदर पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो प्रोपोर्शनल होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी के। वो तो ऑब्वियसली बात है कि अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी ज्यादा तो चार्ज भी क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ही ज्यादा है तो टोटल चार्ज तो वैसे ही ज्यादा आएगा। टोटल चार्ज ज्यादा आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस पे होता है वो प्रोपोर्शनल होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी के। अगर समझना होता है तो समझ लो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई को क्या लिख सकते हो, ई इंटू डेल्टा एस, ठीक है भाई। फाई ई को क्या लिख सकते हो, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जानते हो आप क्यू इक्वल टू क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई एरिया, ठीक है। 1 और 2 से क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि ई डेल्टा एस इक्वल हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, हाँ के ना, ई डेल्टा एस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ई डेल्टा एस का मल्टीप्लाई और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो मैंने ई डेल्टा एस को क्यू एप्सिलॉन नॉट के इक्वल लिख दिया। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट डेल्टा एस
लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? डेल्टा एस को उधर पहुंचा देता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट डेल्टा एस। अब आप यहां पे साफ साफ देख रहे हो क्यू की वैल्यू कितनी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई डेल्टा एस, सिग्मा डेल्टा एस। तो यहां पे मैं ई इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, सिग्मा डेल्टा एस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा एस से डेल्टा एस कट गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से साफ साफ नहीं दिख रहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस चार्ज डेंसिटी के, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, सरफेस चार्ज डेंसिटी कम इलेक्ट्रिक फील्ड कम। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है मेरे भाई, ठीक है। तो ये था आपकी कुछ प्रॉपर्टीज। अगर यहां तक कोई भी आपको डाउट हो तो मेरे भाई कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द कैविटी ऑफ हॉलो चार्ज कंडक्टर। अगर कोई हॉलो चार्ज कंडक्टर है और उसकी कैविटी की बात की जाए तो हॉलो चार्ज कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द कैविटी ऑफ अ हॉलो चार्ज कंडक्टर। हॉलो चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। आई होप आपको ये कुछ प्रॉपर्टीज समझ आ गई होंगी कंडक्टर की जब इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखा गया। 6 प्रॉपर्टी थी जो हमने 1 बाय 1 डिस्कस की। कोई भी किसी तरह का डाउट रह गया हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। एक छोटा सा और टॉपिक है वो भी यही डिस्कस कर लेता हूं। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का क्या मतलब है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को समझते हैं। द फिनोमेनन ऑफ मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मीनिंग है कि किसी भी रीजन को फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक ऐसा रीजन जिसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, इस तरीके से डिजाइन करना कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो द फिनोमेनन ऑफ मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड when is inside the cavity of hollow conductor। अभी आपने पढ़ा कि किसी भी hollow कंडक्टर की कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो ऐसा पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेनिस कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए किसी भी कैविटी के अंदर, तो उसी को बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। आगे कुछ एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है वो तो समझ आ गया, इसके फायदे क्या है, इसके यूज क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो नंबर 1, sensitive components of electronic device are protected or shielded from external electric disturbance by placing metal seal around them। यानी वो sensitive component होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के, जहां पर अगर थोड़ी सी भी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट पहुंच गया तो दिक्कत हो सकती है, तो उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के उन कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ताकि वहां पर किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ना बने और वो अफेक्ट ना हो। तो एक एप्लीकेशन तो ये हो गया। नेक्स्ट है इन द थंडरस्टॉर्म accompanied by lighting it is safest to sit inside a car rather than near a tree or open ground। the metallic body of the car become an electrostatic shielding from the lighting। यानी कि जब भी लाइटिंग हो रही हो, बादल गरज रहे हो, लाइट कड़कड़ा रही हो या लाइट गिरने वाली हो, तो ऐसा जब भी बारिश का मौसम हो और आप एक कार के अंदर बैठे हो तो सजेस्ट किया जाता है कि आप कार के अंदर ही बैठे रहो, कार से बाहर ना निकलो। ऐसा नहीं है कि आप किसी पेड़ के नीचे जाके खड़े हो जाओ या किसी बिल्डिंग के जाके नीचे खड़े हो जाओ। अगर आप कार में बैठे हो तो उस टाइम पर कार में ही बैठे रहो, क्योंकि जो कार की मेटेलिक बॉडी होती है वो किस तरीके से बिहेव करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग फ्रॉम लाइटिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की तरह बिहेव करती है। यानी आप कार के अंदर बिल्कुल सेफ हो, अगर लाइट गिरती भी है तो अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस होगा और आप सेफ रहोगे। तो जो कार की मेटेलिक बॉडी है वो बिहेव कर रही है एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। आई होप यहां तक आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।